नमस्कार दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर ये एक ऐसा शख्सियत हैं जिनके बारे में कितना भी बात कर लिया जाए लेकिन वो कम पड़ जाएगा। छोटी सी वीडियो में रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में हम सब उनके बारे में कुछ कुछ जानने का आज प्रयास करेंगे कि भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर कैसे बन गए। यानी जिस रूप में आज हम लोग देखते हैं उनको, वो रूप कैसे बन गए, क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी, इसी पर संक्षिप्त रूप में आज हम सब जानने का प्रयास करेंगे। वो अपने जीवन में कहाँ पैदा हुए और किस रूप में यहाँ से इस धरती से गए। तो ये बहुत बड़ी सबक है अन्य इंसानों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए। उनसे बहुत सीख ले सकता है कोई भी। वो कैसे एक निचले तबके के जो लोग उस समय कहे जाते थे अनटचेबल्स, उनमें वो पैदा हुए और जिनको कक्षा में बैठने का अधिकार नहीं था, और वो संविधान, देश के संविधान लिखकर चले गए। तो उनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है, फिर भी हम सब जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के महू जिला है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। हालांकि अधिकांशतः इनका समय सतारा में बीता, महाराष्ट्र के। इनके पिता उस समय इंग्लैंड का यहाँ शासन हुआ करता था, अंग्रेजी शासन हुआ करता था, तो उसमें वो आर्मी थे। तो जब ये 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में महू जिला में जन्म लिए, तो कुछ दिन बाद फिर जब सतारा चले गए तो वहीं पे पढ़ाई लिखाई का कार्य शुरू हुआ। तो अब चूँकि बात ये थी कि ये महार जाति से बिलोंग करते थे। महार जाति एक अनटचेबल्स के रूप में, अछूत के रूप में उस समय जाना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर क्लास के लोग थे, इन कम्युनिटी को अनटचेबल्स मानकर अलग रखा करते थे। स्पेशल कार्य के लिए इनको समझा करते थे। यानी इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि समाज के हर एक कार्य में ये हाथ नहीं बटा सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अपना अधिकार, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार, ये सब चीज़ इन लोगों के साथ नहीं था। इसमें तो कई सारी वेब सीरीज जैसे कि अभी आई है जय भीम नाम करके, उसमें ट्राइबल्स का बहुत मार्मिक सीन दिखाया है। तो बड़ा अच्छा है, एक संवेदना को झकझोर देने वाली कहानी है इसमें। इसी तरीके से उसमें इन अनटचेबल्स लोग के साथ हुआ करता था। तो इनके पिता जब आर्मी में थे, तो अब भीमराव अम्बेडकर 14 भाई बहन थे। तो अब सोचिए, यहाँ पे बड़ा मतलब दर्दनाक, सोचने के बाद बड़ा मार्मिक सीन लगता है कि 14 भाई बहन होने के बावजूद ये सिर्फ 3 ही बचे थे। 11 ख़त्म हो गए थे। वो भी इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि ये अनटचेबल्स थे, और जो उस समय डॉक्टर लोग हुआ करते थे वो सब हायर क्लास में बिलोंग करते थे, संसाधन युक्त हुआ करते थे। तो वही लोग डॉक्टरी का पढ़ाई किया करते थे। तो इनको अनटचेबल्स मानकर इनको दवा सुइया नहीं कराया जाता था। दवा सुई कराया भी जाता था तो छुआ नहीं जाता था, क्योंकि अछूत माने जाते थे। तो अब इसके कारण अब अंदाज पे दवाई दिया जाता था। इसी कारण से जब डॉक्यूमेंट्री और क्या कहते हैं इनके बारे में जब पढ़ने को मिलता है तो बड़ा अजीब सा मार्मिक दृश्य आता है सामने, और एक मिजाज, एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि किस तरीके से ये संघर्ष किए हैं। तो इसके बाद जब 3 भाई, ये 3 ही बचे थे भाई बहन में, तो ये इनका जब बचपन में थे, ये बच्चे थे, इनको पढ़ने का इच्छा जागा। पिता से कहे कि हम पढ़ने जाना चाहते हैं। इनको स्कूल भेजा गया। स्कूल जब गए तो
वहाँ पे अनटचेबल्स का स्थिति वहाँ भी था। हायर सोसाइटी के जो हायर क्लास के जो बच्चे थे वही शिक्षक भी थे, हायर क्लास से बिलोंग करते थे। तो जब ये गए क्लास में तो इनको साथ में नहीं बैठने दिया गया। सोचिए, आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई भी छोटा बच्चा यदि है और वो पढ़ने का शुरुआत कर रहा है, छोटा बच्चा जब जन्म लेके आदमी आता है या छोटा बच्चा जब होता है, बचपन उम्र होता है, उस समय कहाँ ये सब द्वेष वाला भाव होता है। ये जो अलग अलग तरीके से जो हम लोग सोचते हैं, अलग अलग रूप में जो देखते हैं, ये सारी भावनाएं तो उस समय नहीं हुआ करता है। उस समय चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, सबको एक तरीके से देखा जाता है। लेकिन जब इनको अलग बैठाया गया तो इनको लगा झटका, लेकिन फिर भी देख रहे थे क्या हो रहा है। तो एक बार का बात है कि जब शिक्षक पढ़ा रहे थे, पढ़ने में ही अच्छे थे, लेकिन शिक्षक पढ़ा रहे थे तो पूछे वहाँ पे बोर्ड पे कि कौन ऐसा बच्चा है जो एक ये मैथ बना सकता है बोर्ड पे। तो कोई बच्चा उसमें तैयार नहीं हुआ, ये तैयार हुए। तो इनको लिए अलग क्लास में ही अलग बैठा करते थे। तो वहाँ से ये आगे बढ़े बनाने के लिए बोर्ड पे। जैसे आगे बढ़े, चिल्ला के सब बच्चे जो थे चिल्ला के इनके तरफ भागे बोर्ड के पास, क्योंकि उनका बैग था और बैग में टिफ़िन जिसमें भोजन हुआ करता था, भोजन रखा करते थे उस लोग बच्चे लोग। तो वो हल्ला करने लगे, चिल्ला के दौड़े अपने बैग लेने को लेके, हमारा टिफ़िन अछूत हो जाएगा, उसको खाना कैसे खाएंगे, अछूत उसमें सड़ जाएंगे, टच कर जाएगा ये बच्चा। इस तरीके का उस समय सिचुएशन हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मार्मिक सीन था। फिर भी ये गए और बोर्ड पे वो हिसाब बनाए। बच्चे से इनके साथ ऐसा हुआ था, यहाँ तक कि स्कूल में पानी भी जब पीने का समय हुआ करता था तो इनके लिए जनरल व्यवस्था नहीं था जो अन्य बच्चों के लिए था। स्पेशल एक व्यक्ति थे जो इनके पानी पिलाने के लिए थे। अगर वो नहीं कभी आए तो इनको प्यासे रहना पड़ता था। ये सीन तो आगे भी वेटिंग फॉर वीज़ा इनका लिखा हुआ एक बायोग्राफी है, तो उसमें इसी प्रकार का सब ऐतिहासिक चीज़ अपना लिखे हैं, कहाँ कहाँ ये क्या चीज़ झेले थे जीवन में, उसमें लिखे हुए हैं। ये घर में इनका परंपरा जो था, जो पिता लोग थे, माता कबीरपंथी थे, कबीर दास जी के मानने वाले थे। तो कबीर दास जी और भीमराव अम्बेडकर की यदि देखा जाए तो कई सिचुएशंस मिलती जुलती है। ठीक है कि कबीर दास जी इनसे कई सौ बरस पहले आए थे, लेकिन उनका जो मूल विचार था, जो बताना चाहते थे समाज को, सेम वही चीज़ लगभग देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर का था। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं, जुलाहा परिवार में जन्म लिए, वो भी समाज से कटे हुए व्यक्ति थे। वो भी जुलाहा परिवार में थे तो न ही उनको हिंदू में सम्मान मिला, न ही मुसलमान में सम्मान मिला। इसलिए समान रूप से दोनों को खरी खोटी सुनाए, दोनों में जो गलत प्रिंसिपल्स धारणा थी धर्म में, उस पर कटाक्ष किए। जब कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, इधर फिर क्या कहते हैं, पहान पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़। तो इस तरीके से मंदिर मस्जिद दोनों को वो खरी खोटी सुनाए। जो विद्रूपताएं थी समाज में उस पे वो खूब सवाल उठाए। उसी प्रकार अम्बेडकर जी भी थे, ये भी समाज से शुरू से अपने को हाशिए पर पाए और अपने को एक अलग रूप में पाए, इसीलिए आवाज़ उठाए कि हमको अधिकार चाहिए, हमको भी जीने का अधिकार है। हमको क्यों हाशिए पर रखा गया, क्यों इस रूप में रखा जाता है कि हमको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, पानी पीने तक का अधिकार नहीं है, तालाब में पानी नहीं पी सकते हैं, कल पे पानी नहीं, खैर उस समय कल नलकूप कुआं हुआ करता था, कुआं पे पीने का अधिकार नहीं था अनटचेबल्स लोगों को। और इस तरीके से जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उस समय, ये जो जय भीम मूवी अभी आई है, इसमें बड़ा मार्मिक सीन है कि कैसे एक हायर क्लास, निम्न वर्ग के क्लास को
अपने तरीके से यूज़ करते हैं। उसी तरीके से उस समय हुआ करता था। कबीर का प्रभाव अम्बेडकर पे बहुत था। अम्बेडकर इसके बाद आगे क्लास पढ़ते हैं, आगे पास करके जाते हैं, मैट्रिक पास किए और इसके बाद एलिफिस्टन कॉलेज से बीए किए और इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, वहाँ पे पढ़ाई किए, एमए इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से, इन सारे विषयों पे पढ़ाई करके इसके बाद फिर पीएचडी किए। पीएचडी के लिए ये फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो यूके में है, इंग्लैंड में, वहाँ पे जाके पढ़ाई किए और फिर बैरिस्टर की भी पढ़ाई किए। तो ये उस समय जितने पढ़ाई किए थे कि संविधान सभा में उतने पढ़ाई करने वाले इनके आसपास भी ठहरने वाले कोई नहीं थे। ये पढ़ाई तो सचमुच किए थे, पर वही बात थी कि अब ये कई साल जब यूरोप में रहे और जब पढ़ाई करके यहाँ आए, संभाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा के रियासत के महाराजा हुआ करते थे, उन्हीं के छात्रवृत्ति पे ये गए थे बाहर पढ़ने के लिए। तो जब वहाँ से आए तो वहाँ पे तो इक्वलिटी का बात थी यूरोप में, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का उस समय पूरा यूरोप में चल रहा था माहौल, सिस्टम वही हुआ करता था। तो जब वहाँ से आए कुछ समय के लिए तो ये भूल ही गए थे कि हम किस रूप में यहाँ इंडिया में जाने जाते हैं। संभाजी महाराज तो उनके रियासत में ये जब नौकरी लिए तो वहाँ भी गजब का इनके साथ घटना हुई। वहाँ भी जब ये नौकरी लिए तो इनको अनटचेबल्स के रूप में ही जाना जाता था और इनसे जो मिलिट्री सेक्रेटरी पद, पीसीएस पद पे थे ये, और समझिए कि मिलिट्री के सेक्रेटरी थे और इनसे नीचे जो काम करने वाले प्यून थे वो लोग हायर क्लास से थे। तो वो लोग जब पानी दिया करते थे इनको, या जैसे मान लीजिए कि अब प्यून है तो भाई जो नीचे कुछ काम कार्य है, किताब उताब लाना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इधर से उधर करना है तो लाना पड़ता था। वो लोग जब लाया करते थे तो दूर से इनके टेबल पर फेंका करते थे। तो बड़ा इनको अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ दिन जॉब कर रहे थे किसी तरह और उसके लिए रूम भी नहीं मिल रहा था इनको, अनटचेबल्स के रूप में थे तो अब इनको कहीं रूम ही कोई देने के लिए तैयार नहीं। कैसे कैसे एक पारसी के यहाँ रूम मिला था। वहाँ भी जो घटना हुई तो उसको वेटिंग फॉर वीज़ा में ये वर्णन किए हैं। वहाँ पे जब पारसी ये गए तो डायरेक्ट पूछे कि हमको रूम चाहिए। वो पारसी भी पूछा नहीं कि मतलब आप कौन हैं, वो रूम दे दिया। जब वो रूम दे दिया तो ये अपना लेकर उस पर रहने लगे। कुछ दिन जब रह गए तब उधर से पारसी समुदाय पूरा लाठी डंडा लेके पहुंचा, कौन है इसमें। तो इनको क्या पता कि क्या बात है। जब बाहर निकले ये अपना आराम से थे, ड्यूटी करते थे। तो अभी जब बाहर निकलते देखते हैं पूरा एकदम इन्हीं पर सब घुरघुरा के सब पड़ा है, सब एकदम तैयार है। अब ये बड़ा उस समय संकट में थे। उस समय का जो ये वर्णन किए हैं सब चीज़ बहुत मार्मिक सीन था कि वो लोग कहने लगे तुम यहाँ कैसे रहे, यहाँ पारसी के लिए तुम अछूत। उस दिन इनको एहसास हुआ कि सचमुच हर एक धर्म के लोग इनको अछूत मानते थे, अनटचेबल्स मानते थे, छूने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जब वो लोग चले गए तो ये पूरे रूम में पूरा रोए और इसके बाद फिर एक दोस्त के पास गए, फिर ड्यूटी किया और शाम में एक दोस्त के पास बातचीत की। इनको हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम फिर दोबारा उस रूम में कैसे जाएं। हालांकि उस समय कुछ समझाए थे कि समझा बुझा कर उन लोगों को भेजे कि हाँ हम निकल जाते हैं 1 से 2 दिन में, लेकिन वो लोग तैयार नहीं था। किसी तरह एक ही दिन में कमरा खाली करने का था वहाँ पे। लास्ट में ये वहाँ से निकलना पड़ा, ऐसा दृश्य था इनके साथ। तो बड़ौदा जहाँ ये जॉब किया करते थे तो जॉब नहीं ही कर पाए, फिर छोड़कर ये एक कॉलेज में चले गए, सीडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसी में ये जाकर पढ़ाने लगे। अब जब ये पढ़ाने लगे तो वहाँ भी वही बात। अब सब जो हायर क्लास से जो स्टूडेंट थे वो सब इनका बहिष्कार करने लगे कि हम इनसे पढ़ेंगे, एक अछूत से पढ़ेंगे, हमारा ऐसा दिन आ गया है।
ऐसे करके बड़ा, वहाँ भी एक मूवी था उस पर देख रहे थे, बड़ा एकदम टच करने वाला मूवी था। वहाँ किसी तरह कुछ दिन पढ़ाए, इसके बाद फिर जब ये अपना कंसल्टेंसी खोले वकील के लिए, एडवोकेट, कोर्ट में बैरिस्टर थे ही, ये प्रैक्टिस करने लगे। फिर उसी से अपना कार्य, अपना जीविकोपार्जन चलाने लगे। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की गठन किए, जहाँ ये बात रखे, जहाँ कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि पढ़ो और संगठित बनो, संघर्ष करो, ये सब जो बात पढ़ते हैं ये उसी सभा से, ये इनका नारा था दलित लोगों के लिए, जो इनके फॉलोअर्स थे उनके लिए ये मैसेज दिए कि पढ़ो और संगठित हो, संघर्ष करो अपने अधिकार के लिए, तब तुमको अधिकार मिलेगा। इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उसमें ये गए, महात्मा गांधी जी भी गए। हालांकि महात्मा गांधी सभी गोलमेजों में नहीं गए थे, लेकिन ये गए थे। तो वहाँ से आए तो अब वहाँ पे बात ये हो गई कि भाई इनका, अंबेडकर जी का कहना था कि हमको स्पेशल इलेक्टोरेट व्यवस्था चाहिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था का खिलाफ थे महात्मा गांधी। वो अनटचेबल्स को हिंदू मानते थे, पर अंबेडकर जी मानते थे कि नहीं, अनटचेबल्स हिंदू भी नहीं है, वो कोई भी धर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार कोई नहीं देता है। वो खुद अपना सेपरेट क्षेत्र के लिए अंग्रेज से मांग किया, जैसे जिन्ना अपना इस्लाम के लिए मांग कर रहे थे, वैसे ये भी मांग रखे, तो अंग्रेज तैयार थे। तो अब महात्मा गांधी देख लिए कि अब उपाय नहीं है, तो फिर 1932 का समय था, वो बैठ गए अनशन पे। उनका भी हथियार था ये, इस हथियार यूज कर दिए, बैठ गए अनशन पे। जब अनशन पर बैठ गए तो फिर मास दबाव आने लगा अंबेडकर जी पे, ये फिर गए, लास्ट में तैयार हुए। 78 से 178 सीट रिजर्व किया गया पार्लियामेंट में। इसी बात पे फिर ये आरक्षण के लिए 70 साल के लिए रह के 70 साल के लिए बात करके फिनिश्ड कर दिया गया था। पूना पैक्ट, इसी को पूना पैक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, ऐलान कर दिए। सारा संघर्ष करके देख लिए, वो अधिकार मिल नहीं पा रहा है, वो सम्मान मिल नहीं पा रहा है। 1937 के लगभग में ऐलान कर दिए कि हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। अब इनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, अब इधर सबको होलचुली मच गई, बाप रे बाप ये क्या हो रहा है। उधर बौद्ध, उधर सिख और क्रिश्चियनिटी, इन सारे जो धर्म में जो प्रमुख हुआ करते थे पृष्ठ, वो लोग संपर्क करने लगे जाकर कि हमारे धर्म में ज्वाइन कर लो, हमारे धर्म में ज्वाइन कर लो। लेकिन ये फिर सोचने के लिए कई सालों तक सोचे। 1956 में आकर ये फिर बौद्ध धर्म अपनाए थे। हालांकि उसके 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो जाता है। ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे, इनके साथ लाखों फॉलोअर्स भी बौद्ध धर्म अपना लिए थे। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें भी ये बात महात्मा गांधी पूछे कि संविधान सभा गठन हो गया था और बैठक शुरू हो गया था। उसमें महात्मा गांधी पूछे कि उसमें कौन कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू बताए ऐसे ऐसे बात है। तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अम्बेडकर को उसमें रखो, बिना अम्बेडकर का संविधान नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है। उनके जैसा अभी पढ़ाई लिखाई या अनुभव की बात है, उनके आसपास भी कोई नहीं है। इनका जो उस समय व्यक्तित्व था, वो महात्मा गांधी भली भांति समझते थे। तो इसीलिए फिर जवाहरलाल नेहरू से कहकर स्पेशली वो संविधान सभा में इनको शामिल करवाए। पहले तो ये बम्बई से चुनाव के लिए खड़े हुए, लेकिन वहाँ पे हार गए। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग के टिकट पे कलकत्ता से, बंगाल से, वहाँ से ये संविधान सभा में आए और फिर आगे कार्य करने लगे संविधान सभा में। लेकिन जब 47 में विभाजन हो गया, तो वो जो जिस सीट से ये जीत कर आए थे, वो सीट बंगाल में चला गया। फिर वह क्या, अम्बेडकर जी को कैसे संविधान सभा में रखा जाए। फिर राज्यसभा की सीट के नाम से, मुंबई प्रांत से राज्यसभा के नाम से सीट से इनको
संविधान सभा में शामिल किया गया और संविधान सभा में बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए। इनके द्वारा लिखा गया किताब द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये एक ऐसा किताब था कि इसी के आधार पे इसके साथ द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, ये दो किताब ऐसा है जो इन्हीं के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। इसका बेस इन्हीं थेसिस पे था। ये पीएचडी करते समय ये इंग्लैंड में लिखे थे। इनका योगदान बहुत अमूल्य है हम सब के लिए। भारत के जब संविधान बना तो सबसे पहले ये हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रयास किए। उसके लिए ये हिंदू कोड बिल, महिला अधिकार के लिए बहुत संघर्ष किए। ये कानून पास कराते समय 91 के बाद 1951 के बाद ये पास कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू पे दबाव बनाए। कानून मंत्री थे ये। एक बार में जब पास नहीं हो पाया, दबाव था चूँकि इधर से भी, तो यहाँ तक ये इस्तीफा तक दे दिए। जवाहरलाल नेहरू धीरे धीरे करके हिंदू कोड बिल तो पास करा दिए। महिला अधिकार के लिए भी इनका जो प्रयास था बहुत सराहनीय रहा। हालांकि जब ये इस्तीफा दे दिए उसके पहले ये समान नागरिक संहिता की भी बात किया करते थे, सबके लिए एक कानून, जो आर्टिकल 44 में वर्णन है, डीपीएसपी के अंतर्गत जो आता है, तो उसका भी ये प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस समय ऐसा सिचुएशन था कि ये लागू नहीं हो पाया, फिर भी प्रयास किया गया। तो इस प्रकार ये था भीमराव अम्बेडकर का संक्षिप्त में कुछ जानकारी जो हम सब जानने का प्रयास किए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।